अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचवरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कहना आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद है बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीन नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर कारनामे इस तरह अंजाम दे। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की जानब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है कि छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ का मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में उनका क्या किरदार है। नाज़रीन, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लगन होनी चाहिए, मेहनत से करने का एक हौसला होना चाहिए, क्योंकि कामयाबी तो हर इंसान जो है वो इंजॉय करता है, लेकिन असल में हकीकी कामयाबी वही है जो आपको मुश्किलात के बाद हासिल होती है। और नाज़रीन, जब हम अपने मुल्क की मईशत की बात करते हैं, मुआशी सूरत हाल की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उतार चढ़ाव उसमें दिखाई देता है। तो यकीनन इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए, इन मसाइल का हल निकालने के लिए हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। इंडिविजुअली उसने अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है कि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी बहरान हमें देखने में आ रहा है, जो महंगाई की हम बात करते हैं, उसका खात्मा किस तरह से मुमकिन है। क्योंकि हमने एक माइंड सेट बना लिया है, अनफॉर्चुनेटली हम चाहते हैं कि कोई भी काम होगा हमने बड़े लेवल से उसका आगाज़ करना है। नहीं नाज़रीन, जब आप ज़ीरो से आगाज़ करते हैं, पहली सीढ़ी से आगाज़ करते हैं, तो यकीनन कामयाबी एक जो मंजिलें हैं वो हमें आसानी से मिल जाती है। पहली सीढ़ी की तलाश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बनिस्बत ये कि आप सोचें कि एकदम से हमने आसमान की बुलंदियों को छू लेना है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन, जब आप उन मुश्किलात का हल निकालते हुए अपनी कामयाबी को जो मंजिल है उसको तय करते, उसको हासिल करते, तो उस कामयाबी का जो एक लुत्फ़ है वो अलग ही होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी मईशत को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, मुआशी बहरान से किस तरह से हम निपट सकते हैं, हमारी यूथ का इसमें क्या अहम रोल है, किस तरह से छोटे लेवल से उनको कारोबार का आगाज़ करके दिया जाए, ताकि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने में अपने अहम रोल प्ले कर सके। और इसके साथ साथ तालीम किस तरह से उनको शऊर देती है, नाज़रीन इस पर डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ साथ बात की जाएगी कि हमारे मुल्क की जो ख़वातीन है, जो इस वक्त 52% जो हिस्सा है वो हमारे मुल्क का ख़वातीन पर मुश्तमिल है, तो हमारी ख़वातीन का कितना अहम रोल है हमारी मुआशी सूरत को, जो सूरत हाल को बेहतर बनाने में, उसमें क्या किरदार अदा कर रही हैं, कितनी अहम ज़रूरत है ख़वातीन हमारे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। आज के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले हम पढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं जो मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। नाज़रीन, हमेशा हम बात करते हैं कि जिस तरह से हम इस बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, बदलते मौसम से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, नाज़रीन इसी तरह से हमने अपने ज़िंदगी का मौसम, अपने माशरे का मौसम, अपने मुल्क का मौसम भी हमने चेंज करना है। हमें जो मसाइल दरपेश हैं, जो मुश्किलात जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, उनको डिस्कस करना है नाज़रीन, और उनके सलूशंस की जानिब बढ़ना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर तरीके से इसको खुशगवार बना सकें, इससे भी हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अब बढ़ते स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं, ताकि आज के मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप चेयरमैन अल मुसद्दिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री हैं जी, रफ़ीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम।
खुश आमदीद कहेंगे आपको जी। उनके साथ तशरीफ फरमाए हमारे बेशर प्रोग्राम में, आपको देखते भी रहते हैं, माहिर मुआशियात हैं जी उमैर रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया जी। और हम स्काइप पे ज्वाइन किया है उनको भी, आप हमारे बेशर प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं, माहिर तालीम है जी डॉक्टर सुमेरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया, और आप मौजूद मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। रफ़ीक साहब आपसे आगाज़ करते हैं। छोटे बड़े कारोबार का हमारे मुल्क के अंदर, हमारी मैशत के अंदर बहुत अहम रोल है, बहुत अहमियत है, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह। देखें जी, जो कारोबारी मराकज़ होते हैं असल में मार्केट का एक कंसेप्ट होता है। मुख्तलिफ दुनिया में अगर आप देखें तो मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स की जो पाकिस्तान में मैनेजमेंट है ना, हाँ। वो बड़ी पुअर है, दूसरे लफ्ज़ों में जो सही बात की जाए तो। मतलब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ गुड पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें यूथ बहुत ज़्यादा है, तो 60% के करीब यूथ है हमारे पास। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी भी माशरे की, किसी भी मुल्क की। अब यूटिलाइजेशन ऑफ जो यूथ है या ह्यूमन रिसोर्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जब आप उनकी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, नॉर्मली अगर आप देखें ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से पढ़ के बाहर के मुल्कों में गए और वो मुल्क को सर्व कर रहे हैं, अच्छा ज़रिए मुबादला भेजते हैं, पैसे भिजवाते हैं। एग्जैक्टली। अब लोग क्या करते हैं कि वो घर का एक फ़र्द जो है वो वहाँ पे कमा रहा है पैसे, और बाकी 6, 7 या 8, 10 फ़र्द उस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग नथिंग। ऐसे हम 1-2 जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, लाइक खारियां में, छोटे शहर। अब छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ की आपने बात की जी। तो हमारे मुल्क में ये ट्रेंड है कि जो बड़े शहर हैं वो बड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं, ऐसे ही। और छोटे शहर जो हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग अगर पंजाब की बात करें तो लोग मुल्तान को लोगों ने अब थोड़ा बहुत समझना शुरू किया, अदरवाइज लाहौर इज द ओनली सिटी जहाँ पे सारा पंजाब चाहता है कि वो जहाँ वहाँ जाके आबाद हो जाए। बिल्कुल। इस तरह सिंध का पूरा सिंध चाहता है वो कराची में जाके आबाद हो जाए। बिल्कुल ये बात है। तो बाकी एरियाज को अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो वहाँ की जो यूथ है या वहाँ की जो आबादी है वो सारी की सारी कराची में जाके तो आबाद नहीं हो सकती ना। तो ये छोटे बड़े मराकज़ जो हैं ये पहले तो बनने चाहिए लोकल सिटीज़ के अंदर या टियर 2 सिटीज़ के अंदर, टियर 3 सिटीज़ के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इन जगहों के लोग बाहर हैं, हाँ। लेकिन इन जगहों के लोगों ने बाहर जाके पैसे कमाए, बेचारे मेहनत करते हैं, चीज़ें करते हैं, और यहाँ पे लाके जब वो पैसे देते हैं तो बाकी लोग एंजॉय करते हैं, जो मैंने बात की। लेकिन कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, हमारी असल में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पॉलिसी। मैं पब्लिक पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टूडेंट रहा हूँ उसका, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का। तो हमने ये देखा है कि जितने छोटे सिटीज़ को आप डेवलप कर देंगे तो आपका इतना सारा पैसा बचेगा। मिसाल के तौर पे खारियां है, फर्ज करो सेंटर है, हाँ। उधर से आप लाहौर जाएं या इस्लामाबाद जाएं, आपको जैसा 2 घंटे का ट्रैवल है, बट आप यूँ समझ लें कि सारे लोग जो है गाड़ियां निकालते हैं और इस्लामाबाद की तरफ मुंह कर रहे होते हैं या लाहौर की तरफ। आपका फ्यूल खर्च होता है, पेट्रोल आपका ज़ाया हो रहा है, हाँ। आपके जो रोड हैजर्ड्स हैं वो बढ़ रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, आपके एक्सीडेंट से खतरे ज़्यादा हैं, और फिर लोकली लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जो लोग तो निकल गए वो तो ग्रो कर गए, जो नहीं निकले उनका क्या होगा? तो उनके लिए ये चाहिए हमें कि हम टियर 2 और टियर 3 जो सिटीज़ हैं उनके अंदर बिजनेस सेंटर्स बनाएं, ठीक है, उसके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, एजुकेशन दें, उसके बाद उनके लिए मराकज़ बनाएं जहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम आगे भी इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। बट दिस इज़ दी ओनली थिंग कि जो लोगों को जो बड़े शहरों से हटा सकती है और छोटे शहर भी डेवलप हों ताकि मैक्सिमम यूथ यूटिलाइज हो। एग्जैक्टली, यूथ को यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हमें जिन मसाइल का सामना है उस पर हम डिस्कस करेंगे, उनके सोल्यूशंस भी निकालेंगे नाजरीन। लेकिन अभी वक्त जब तक ब्रेक का देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ का मुल्क की मौशी खुशहाली में कितना अहम किरदार है और किस तरह से हम उस किरदार को समझ सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं। यकीनन हर इंसान की इंडिविजुअली नाज़रीन इसमें ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और बर वक्त उसको अदा भी करे। जी उमर साहब, आपकी जानिब आते हैं, आपकी राय जानना चाहेंगे कि इस वक्त मौशी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं, खासकर पाकिस्तानी मैशत के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। जिस तरह आज टॉपिक चल रहा है छोटे बड़े जो कारोबारी मराकज़ हैं, तो मैं यहीं से
स्टार्ट दूंगा कि मैं ज़्यादा एडवोकेसी करता हूँ छोटे कारोबारी मराकज़ की, क्योंकि वो एक ऐसा यूनिट होता है, एक ऐसा स्मॉल यूनिट होता है जो कलेक्टिवली आपकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करता है। बिल्कुल ऐसे। और हमें उस इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। अभी इस वक्त पे अगर आप देखें तो हमारी जो SME सेक्टर है वो 78% जो है वो एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान को दे रहा है, 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है GDP के अंदर, और 25% उसका एक्सपोर्ट के अंदर शेयर है। तो पाकिस्तान में जैसा कि एक आबादी का बढ़ता हुआ रुझान है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन उनको हमें शिफ्ट करना चाहिए। एक छोटे जो हमारा SME सेक्टर है उसको डेवलप करना चाहिए, एक ऐसी रोड मैप, एक ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि हर बंदा जो एक ग्रेजुएट होता है या जो एक अपनी उस एज के अंदर रहता है जब उसे अर्निंग करनी चाहिए, तो वो उसका एक ऑटोमेटिकली माइंडसेट डेवलप होना चाहिए कि मैंने एक छोटी इंडस्ट्री की तरफ जाना है, एज़ कम्पेयर टू कि वो जॉब की तरफ देखे। ठीक है, और वो जाहिर है जॉब्स कम क्रिएट हो रही हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं वो बड़े ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं, देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आ रही है, जिसकी वजह से एक सोशल क्योस क्रिएट हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो छोटे कारोबारी मराकज़ हैं उनकी हौसला अफजाई करें। मैं ज़्यादा एडवोकेसी करता हूँ छोटे कारोबारी मराकज़ के लिए कि वहाँ से हम एक ऐसा एक्चुअल बेस लाइन के ऊपर इकॉनमी जनरेट होती है। एक बड़ी जो है ना, आपको लॉन्ग रन में जाने के लिए SME सेक्टर को, छोटे कारोबारी मराकज़ को जो है वो ज़्यादा प्रिवेल करना चाहिए। हाँ, बड़े जो बिजनेस सेटअप्स हैं वो अपने ग्रोथ के हिसाब से ज़रूरी हैं, वो अपनी जो उनका एक आउटपुट है वो शायद बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनके चैलेंजेस, उनके लिए जो एनवायरनमेंट है वो उसको क्रिएट करना, उसको मीट करना, वो इटसेल्फ एक बड़ा जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि हर इंसान को अपने सलाहियत के मुताबिक एक कारोबार का स्टार्ट करना है, आगाज़ करना है। जब तक वो स्टेप नहीं लेगा, सोचेगा नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेगा। सुमेरा साहब, आपकी जानिब आते हैं, आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे। जिस तरह हमारे बाकी मौजूद मेहमानों ने भी अपने इजहार ख्यालात किया, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे इस वक्त पाकिस्तान की मैशत को आप कैसे देख रही हैं, और छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ की हम बात करें तो किस तरह से अपने लोगों का जो माइंड सेट उनको क्लियर किया जाए कि हम आगाज़ तो करें, स्टेप तो लें। जी, मैं तो ये बात करती हूँ कि जो छोटे कारोबारी मराकज़ हैं और उसके बाद जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको पहले तो ये है कि उसकी अवेयरनेस दी जाए, अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद क्या आ सकती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मौजूद हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। अब देखें, जो छोटे कारोबारी मराकज़ चला रहे हैं, अब अगर आप चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे लोग उसको चलाएं, तो आप देख छोटे कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बाज़-औक़ात बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये है कि उनके मसाइल जो हैं वो, उनकी अवेयरनेस जो है वो क्या है, क्या वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट हैं या वो अपनी मदद आप करना चाहते हैं या वो आपकी तरफ मदद के लिए देख रहे हैं। तो मैंने देखा छोटे कारोबारी मराकज़ ये मईशत में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर उनके ऊपर दी जाए और देखा जाए कि आप उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने एक दफ़ा बात की थी कि जो छोटे कारोबारी मराकज़ जिनकी आप इंटरनेशनल लेवल पे जो है हमारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जा सकती है, वो सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है बाहर के ममालिक में वो हैंडीक्राफ्ट है और हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बड़ी पसंद की जाती हैं। तो मैं है कि ज़्यादातर जो बाहर के ममालिक में या इंडस्ट्री जो लोग छाई हुई है वो इंडियन प्रोडक्ट्स जो लोग यूज़ करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जो हैं वो कंडक्ट की में इस तरह के लोगों को इन्वॉल्व करके उनको अवेयरनेस प्रोग्राम पहले दिए जाएं, जैसे आपके तो ये आइडियाज़ भी तो जनरेट कर सकते हैं ना। जो छोटे कारोबारी मराकज़ हैं वो क्या करें, जो करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जैसे छोटे अब कर्ज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम उनको कर्जे फ्राहम करेंगे, तो बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। और ज़रूरी नहीं है कि अब जो जॉब के लिए वाइट कॉलर है, अब आप देखें हाई क्वालिफाइड तो है, PhDs करने के बाद भी अगर आप यूनिवर्सिटी जॉब की तरफ देख रहे हैं तो आपकी सारी पॉपुलेशन तो वो यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सकती। तो मैं बात करती हूँ कि जो गरीब आदमी है और जो मिडिल क्लास है उसको चाहिए कि एक आला किस्म की जो तालीम देने की आप अगर उन स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ लेके आए और अगर आप उनको स्किल्स की जो है तालीम दें तो मेरा ख्याल है हमारी इंडस्ट्री में छोटे मोटे ये जो सारे बिजनेस एवेन्यूज वो कायम किए जा सकते हैं। और इस तरह से आपको लोग जो बेकार बैठे हुए हैं
उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली उनको यूटिलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रफ़ीक साहब, आपकी जानिब आते हैं, हम आज के दौर की जब बात करते हैं, बेशुमार सलाहियतें हमारे यूथ के अंदर मौजूद हैं, आला से आला हम उनको डिग्रियाँ भी दिलवा रहे हैं, आला से आला तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं, तो कारोबार की तरफ उनका रुझान क्यों नहीं? जॉब के इंसान, हर जो दूसरा हमारा नौजवान है वो सोचता है कि एक आला जॉब हासिल करूँ, ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपना कोई कारोबार स्टार्ट करें? देखें जी, इस पर दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। मैं बहुत कम प्रोग्राम्स में जाता हूँ, और अगर हम अब यहाँ बैठे हैं फॉर एग्जांपल, 1-1.5 घंटे की सेटिंग है फॉर एग्जांपल, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी क्रिएटिव बातचीत करनी चाहिए कि जिससे कोई गाइडेंस मिले किसी को, और कोई पॉलिसी बने, कोई स्ट्रेटजी बने, लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो। और उसके बाद हमारी इस बातचीत का फ़ायदा तब होगा कि जब कुछ लोग इस पर कोई एक्शन स्टार्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने पब्लिक पॉलिसी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमारे पास ना पॉलिसी का फुकदान है। फॉर एग्जांपल 60% यूथ है, बिल्कुल ऐसे अभी बेचारे जो 10-15% जो थोड़ा ग्रो कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो अपने बलबोते पे किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। अपनी मदद आपके तहत लगे। एग्जैक्टली जो आपने कहा ना, अपनी मदद आपके तहत चीज़ों करने, अपनी मदद आपके तहत ही लोग करते हैं। ऐसे मुझे बताएं कि फैसिलिटेशन सेंटर्स कहाँ हैं गवर्नमेंट के, या वो ऐसे लोग या ऐसी पॉलिसी या ऐसी स्ट्रेटजीज किधर हैं कि एक बंदा, उसने फर्स्ट करो सिंपल FA किया है, उसने पॉलिटेक्निक, तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें कोई टेक्निकल स्किल सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, तो एक डिप्लोमा होल्डर निकलता है, निकलने के साथ उसको कोई एक डेस्क होना चाहिए गवर्नमेंट का, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लोग होने चाहिए जो उस टैलेंट को उसी टाइम कैच करें, कैच करके उसको बताएं कि भाईजान आप इधर आएँ और यहाँ से अपने करियर का आगाज करें। मैंने काम स्टार्ट किया अल मुसद्दिक ग्रुप, जब अल मुसद्दिक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स था एक टाइम पे, तो मैंने कहा हु एवर इज इंजीनियर, आप आए, हम आपको 3 महीने की जॉब हर बंदे को देंगे। जबरदस्त, ठीक है। अब वो 3 महीने में उसको अपनी डायरेक्शन का पता चल जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, उनमें से जो हमें लगे कि ये लोग बहुत काम के, हमने रख लिए, और बाकी लोगों को हमने ट्रेनिंग, फिर दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करा दी या कहीं भिजवा दिया उनको। तो मुझे बताएं ये चीज़ें किधर हैं? नंबर 1 तो पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज किधर हैं। दूसरे नंबर पे हमारे मुल्क के अंदर, अच्छा एक जगह पे फर्स्ट करो सियालकोट है, मैं आपको बताता हूँ, एक गोल्डन ट्रायंगल की बात होती है। सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात, ये 3 सिटीज़ जो है ना, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे भी लगी है। जो स्मॉल, जिसमें भाई ने भी बात की, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं वो यहाँ ज़्यादा हैं। लोग घरों में काम कर रहे हैं, कैंची छुरियां बना रहे हैं, फुटबॉल्स बना रहे हैं, ठीक है, ग्लव्स बना रहे हैं, बैट बना रहे हैं, फिर वो इंडस्ट्रीज की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली। ये उन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत किया। बट इस टैलेंट को जो हमारे पास 60% यूथ की शक्ल में है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करती? बिल्कुल, ये ऐसे इदारे सब आपकी बात को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ब्रेक की जाने पड़ना है। ब्रेक के बाद आप किस बात पे आते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ का मुल्क की मौशी खुशहाली में कितना अहम रोल है, क्या किरदार है और किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। जी रफ़ीक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। जी कंटिन्यू। दूसरा, डॉक्टर साहबा ने एक चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि हमें नए एवेन्यूज़ कैसे बनाने चाहिए। तो मैं 1-2 डिपार्टमेंट्स में, मैं भी नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे मैं गया, मैंने कोशिश की कि हमारे जितने सिटीज़ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते चले जा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली इनको चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो मैंने गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया कि हम ऐसे करते हैं कि हम नए सिटीज़ डेवलप करते हैं, या हम ऐसे शहर जो कि एक अच्छा शहर बनने की सलाहियत रखता है, कोई ऐसा इलाका, उसको हम थोड़ा वेल प्लान करते हैं, उसकी कोई डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाते हैं और उनको हम चलाते हैं। एक तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, बिल्कुल, और फिर वो लाहौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पंजाब के 2-4 और शहरों को डेवलप कर लें, या आप कराची के 2-4 और अच्छे शहर डेवलप कर लें, तो कराची जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंध की अगर आप चीज़ों के। इस तरीके से मोटरवेज अब हमारे पास ना एक मेन आर्टरीज हैं, जो कि आप समझ लें कि जिन पे आप बिल्कुल बगैर किसी हैजर्ड के जा सकते हैं। ठीक है, जितने इंटरचेंजेस हैं इसके, वो सारे के सारे शहर बन सकते हैं, वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन सकते हैं वहाँ पे। तो अच्छा, वहाँ पे ज़मीनें भी सस्ती हैं, बैरल लैंड्स अवेलेबल है हमारे पास, हम वहाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो 65-67 इंडस्ट्रीज हैं जो साथ कनेक्टेड हैं, वो चलेंगी, तो पैसा सर्कुलेट करेगा ना, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर,
वो पैसा जनरेट होगा। फर्स्ट करो आप 10 बिलियन का बिजनेस होता है तो वो 10 बिलियन कहीं 20 बिलियन के बन जाएगा 2-4 सालों के अंदर अंदर, मुल्क के अंदर इकॉनमी बड़ी हो जाएगी। और फिर हमारे अपने लोग जिनको फिर हमें ये ज़रूरत पड़ेगी कि जो जो चीज़ें हम डेवलप करने जा रहे हैं इनके लिए ह्यूमन रिसोर्स कितना चाहिए, उसे किसी पॉलिसी सेक्टर ने कोई जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ को बताएं कि आप इस तरह के कोर्सेज करवाएं। हमारी रिक्वायरमेंट ही है। आप मार्केट के अंदर वो माल क्यों भेजते हैं जो माल बिकता नहीं है? मीन के आप ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे कोर्सेज तैयार करके आप मार्केट में पढ़े लिखे लोगों की बहुतात किए जा रहे हैं, भेजी जा रहे हैं, बट स्किलफुल नहीं है वो। ऐसे ही है, ठीक है ना, वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं, बिल्कुल ना वो ना कोई ऐसे इदारे हैं, ना कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट की हेल्प है कि जो उनको बता दे कि आप ये वाला काम कर सकते हैं। ऐसे ही अब मिसाल के तौर पे आपका एग्रीकल्चर कंट्री है। अब एग्रीकल्चर कंट्री में मुझे आप एक सेंटर बता दें कि जो किसी इलाके में एग्रीकल्चर जहाँ पे बहुत सारी ज़मीनें फर्टाइल लैंड्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक इदारा कायम किया हो कि यार इस दफ़ा आपने ये फसल लगानी है, इसके पैसे ज़्यादा मिलेंगे, या ये रिक्वायरमेंट है, ये नीड है। अब वो ज़मींदार अपनी मर्जी से जो उसका दिल करता है वो लगा लेता है। अच्छा, उसके बाद पता चलता है कि नेशनल इंटरनेशनली उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है चीज़ों की। ठीक है, तो आप ज़रूरत खुद क्रिएट करवाएं ना लोगों से, उनको हेल्प करें, इस तरह के यूनिट्स बनाएं। अगर फर्ज करो आपकी फर्ज करो आप 100 बिलियन की आप कोई चीज़ क्रॉप डेवलप कर रहे हैं, अगर वो 150 बिलियन हो गई, अगर उस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई 10 बिलियन अगर आपने लगा भी दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पैसे आपके पास 1 साल में वापस आ जाएंगे। एग्जैक्टली इस तरह की चीजें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट लेवल पे प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट इस तरह का काम नहीं, गवर्नमेंट काम करे तो हमारी यूथ को तो पता ही नहीं हमने क्या करना है। एग्जैक्टली उमर साहब, गवर्नमेंट के किरदार को कैसे देख रहे हैं, किस तरह से वो जो ये मुआशी बहरान है उसके खात्मे के लिए आवाम को अवेयर कर सकती है, उनकी हेल्प कर सकती है, उनको एक रास्ता जो है वो दिखा सकती है? देखिए जी, सबसे पहला जो बुनियादी रोल आता है वो गवर्नमेंट का ही आता है कि वो लोगों को गाइड करे, लोगों का एक माइंडसेट डेवलप करे। एक जो है, क्योंकि उसके पास एक बेइंतहा रिसोर्सेज होते हैं, एक बड़ा और बहुत अहम रोल होता है, उसकी कनेक्टिविटी हर जगह पर होती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जिस तरह की अभी सर ने भी बात की है कि वो उस तरह से एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक जो है ना गैप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। जो लोग मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनको ये नहीं पता, वो डायरेक्शन लेस हैं, उनको वो अपनी 8-10 साल अपनी जिंदगी के ज़ाया कर जाते हैं। जो कर सकते थे वो अपनी मदद आपके तहत करें, और जो नहीं कर सकते उनको ट्रैक का पता नहीं कि हमने क्या करना है और कहाँ करना है। एग्जैक्टली, वो 16 ईयर की एजुकेशन लेके जब मार्केट में आते हैं उस वक्त के बाद फिर 5-6 साल लगते हैं उनको समझने में कि यार मैंने करना क्या है। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक जो है वो ना तजुर्बाकारी होती है जिसकी वजह से वो फ्लॉप होता है। देन फिर एक जो है ना वो ट्रेनिंग नहीं होती, कोई काउंसलिंग नहीं है। अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर अब इंक्यूबेशन सेंटर्स बनना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट लोगों को सिखाई जाए, रोल ऑफ बिजनेस जो है वो सिखाया जाए। अच्छा, बिजनेसमैन को एज अ रोल मॉडल लिया जाए, बिजनेसमैन को करप्ट ना कहा जाए, उसको दूसरों का हक खाने वाला ना कहा जाए, उसको इज्जत दी जाए ताकि उसको देख के दूसरे लोग जो हैं वो उसे फॉलो करे, आने वाली जनरेशन उसको फॉलो करे। फिर इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हमने मार्केट जो थी वो छोड़ी नहीं। हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए चाइना जैसे बिग जाइंट्स के साथ। हम वहाँ से $17 बिलियन की इंपोर्ट्स करते हैं। ठीक है, हमारा $17 बिलियन का कैपिटल फ्लाई करता है बाहर, और हम फिर पूरी दुनिया में $4-5 अरब के लिए जो है वो घूम रहे होते हैं, उनकी शराइत के ऊपर चल रहे होते हैं, अपने एसेट्स तक जो है वो हम उनके साथ जो है वो उसके ऊपर डील कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें, अब देखें चाइना के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारा बहुत ठीक है, अच्छा दोस्त है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें से कितनी ऐसी चीज़ें जो लाइफ सेविंग आइटम्स हैं जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हम वो सारी उसको बैन लगाकर हम सारी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को उनको स्किल दे सकते हैं, उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, होम बेस्ड इंडस्ट्री को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, ताकि वो बच्चा जो ग्रेजुएट हो रहा है उसका माइंड सेट हो कि उसने खुद भी जॉब करनी है, उसने अपनी फैमिली को भी उसमें एंगेज करना है, अब और उसने प्लस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्रिएट करनी है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, इस वक्त हमारे जो मुल्क का बेशतर तबका है वो यकीनन हमारी यूथ है, तो यूथ के पास एजुकेशन भी है, अच्छा नॉलेज है, अच्छी डिग्री उनके पास मौजूद है, लेकिन उनको शौर नहीं दिया जा रहा, उनको गाइड नहीं किया जा रहा, उनके फ्यूचर के बारे में उनको प्लानिंग्स नहीं करवाई जा रही। इसमें कहाँ पे खामी आ रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, या फिर हमारे जो वालिदैन का किरदार उसके अंदर? जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की कि हमारी यूथ जो है अभी हमारे बाकी मुकर्रीन भी यही बात कर रहे हैं कि यूथ बड़ी मुश्किल से अपने सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करती है, और यकीन करें जो उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्ट भी किए होते हैं तो उन्हें अगर आप पूछें आपके बाद क्या करेंगे, उन्हें अब अगले 2 साल का नहीं पता कि उन्होंने
बाद क्या करना है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैंने उनकी ज़रूरत महसूस की है और जो कि गवर्नमेंट के साथ अटैच करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे इंटर्नशिप के लिए हाँ। मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं, तो अब वो इंटर्नशिप जो है वो भी एक अपॉर्चुनिटी के लिए क्रिएट करती है। तालिब इल्म पूछता है कि मैं क्या करूं, मैंने कहा है, तो मैं अभी ये बात कर रही थी कि उस कहाँ जाने में और क्या करने के लिए हमें अवेयरनेस जो है उसकी कैंपेनिंग चलानी चाहिए जंगी बुनियादों पर, ठीक है। क्योंकि हमारी जो है वो सारा दिन जो मोबाइल्स पे और इस तरह की गैजेट पे टाइम जाया करती है। हमें जरूरत है कि इस वक्त देखना ये चाहिए कि जो है अगर उनको बिजनेस जो आजकल फोन से आजकल जो है वो कॉमन है, आपने देखा डिजिटल जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त छाई हुई है। तो ना ये चाहिए कि अगर हमारा तालिब इल्म जो है उसको ज्यादातर दिलचस्पी ई लर्निंग और ई गैजेट जो है सारा जो कि कहना ये चाहिए कि मोबाइल है, टैब्स हैं और जितने भी जो भी उनके पास गैजेट्स हैं, अगर वो उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहता है तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करती होती हूँ कि आप अपने इन ई गैजेट्स के साथ ही कोई अपना बिजनेस प्रमोट करें। यानी आपने देखा है कि शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन कितने ज्यादा बिजनेसेस जो है कर रहे हैं, प्रमोशंस हैं, साइट चल रहे हैं कि वो अपनी एकेडमिक जो साइट्स हैं वो खोल सकते हैं और इवन वो अगर उनके पास शॉप का किराया देने के लिए पैसे नहीं या कोई अपना बिजनेस नहीं है तो ऑनलाइन है वो बिजनेस शुरू किया। तो दुनिया में ये शॉपिंग भी की जा रही है और पूरी दुनिया में कायम हो रही है। तो ये मेरी तो ये मेरे साथ कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हमारी यूथ जो है बहुत आला तरीके से तरक्की कर सकती है। डॉक्टर साहब आपकी बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि एक ब्रेक की जानिब बढ़ना नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ का मुल्क की खुशहाली के लिए, मुआशी खुशहाली के लिए उनका क्या किरदार है, इस पर गुफ्तगू की जा रही है। और आज के मौजू पर बात करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे साथ हैं जी, उमर रज़ा साहब हमारे साथ हैं और स्काइप पे डॉक्टर सुमेरा साहिबा हमारे साथ हैं। आप मौजूद मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है जी। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कितना अहम किरदार है, किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पे आप बयान फरमाती, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तालिब इल्म के पास जो उसका फारग वक्त है वो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज की अवेयरनेस नहीं है। तो अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए एक जगह का होना ज़रूरी है, उसके साथ उसके टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स का होना ज़रूरी है, उसके लिए पैसा चाहिए। और अगर गवर्नमेंट अभी इस तरह के जो जिस तरह कर्जे हंसना हम कहते थे, अगर इस तरह के जो है वो नौजवानों को भी नहीं दे पा रही, तो तालिब इल्म ने अगर अपनी मदद आपके तहत करना है तो कम से कम गवर्नमेंट को इतना काम ये करना चाहिए, जैसे हम ट्रेनर हैं हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, तो हम हर एक नया चैलेंज जो आता है उसके ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं, उसकी अवेयरनेस देते हैं। तो जो दुनिया में इस वक्त जितना भी ज्यादा टेक्नोलॉजी का एक पूरा बूस्ट आया, टेक्नोलॉजी की जो ट्रेंड चल रहा है, मैं चाहती हूँ कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह की जो अवेयरनेस कैंपेन है और उसके बाद ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो कम से कम वीकेंड प्रोग्राम के साथ चला दिए जाएं। अगर वो अगर डेली बेसिस पे नहीं दिए जा सकते तो नौजवान जो है वो बड़ी ही मेरा ख्याल है कि इंटरेस्ट के साथ उसके अंदर शामिल होंगे, जब उन्हें ये पता चलेगा कि इस ट्रेनिंग को हासिल करने के बाद वो कोई ना कोई अपना रोजगार जो है वो चला सकते हैं। तो मेरा है कि बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट की निस्बत जो हमारा इस वक्त का नौजवान है, क्योंकि उनका डेली का जो काम है ज्यादातर वो अपनी इसी गैजेट्स के साथ ही बिजी होते हैं, बिल्कुल ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे ही स्पेंड कर रहे हैं वो। तो उस फजूल टाइम जो वो स्पेंड करते हैं सिर्फ चैट के ऊपर और सिर्फ एक दूसरे के साथ टॉक के उधर, मैं चाहती हूँ वो वाला टाइम यूटिलाइज किया जाए और नौजवान को उस टाइम को यूटिलाइज करने का तरीका बताया जाए। अगर वो उसके साथ ऑनलाइन जो है जो बिजनेस है वो शुरू करवा दिया जाए। एग्जैक्टली, यूथ को तरीका बताया जाए। रफीक साहब, जो डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूटिलाइज करने की काउंसलिंग, उनकी ट्रेनिंग जो है यूथ को दी जाए तो यकीनन छोटे बड़े कारोबारी जो हजरात उनके लिए एक बड़ी हेल्पफुल चीज़ साबित हो सकते हैं। क्या कहते हैं?
देखिए जी, मैं डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा बढ़ाऊंगा आगे, लेकिन चूंकि मैं पॉलिसी का स्टूडेंट हूँ तो ये सारी चीज़ ना मतलब पॉलिसी और स्ट्रेटजीज की ही कमी है हमारे मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है। जो मैम ने भी जिक्र किया जिनका। अब देखें, एकेडेमिया का यूज़ नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर। दुनिया में क्या होता है, दुनिया में इवन वॉर्स डिज़ाइन होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्री डिज़ाइन होती है, तो एकेडेमिया को क्या कहा जाता है, जब डॉक्टर्स बन रहे होते हैं लोग, एमफिल के जो उनके जो वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स वो दिए जाते हैं जो मुल्क की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। उनको टॉपिक्स दिए जाते हैं, टॉपिक्स अलॉट किए जाते हैं, और उन टॉपिक्स पे रिसर्च कराई जाती है, और वो रिसर्च फिर उन डिपार्टमेंट्स को भेजी जाती है, वो डिपार्टमेंट रिसर्च को यूज़ करते हैं, यूज़ करके वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। ऐसे ही यूँ समझ लें कि आपने अगर रिसर्चर रखने हैं, पे करके फर्ज करो 50 लाख रुपए के रिसर्चर्स रखने, आपको फ्री रिसर्चर्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। बिल्कुल। आप उनको अपनी रिसर्च टॉपिक्स दे भेजें यूनिवर्सिटीज़ को, बिल्कुल, और उनको बाउंड करें कि वो वाले टॉपिक्स चूज करें जो गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेटेड हो, बिल्कुल ऐसे। या डिपार्टमेंट की तरफ से एलोकेटेड हो। तो क्या होगा, आपके पास एक रिसर्च आ जाएगी जिसके तहत आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं या बहुत सारे वर्क स्टेशंस हैं, वर्क यूनिट्स हैं, उनको ये मैंडेटरी कहा जाए या पॉलिसी ऐसी स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जाए, जिस तरह इंजीनियरिंग काउंसिल ने इंजीनियर्स को हायर करने की पॉलिसी बनाई हुई है कि आपने इतने इंजीनियर होंगे तो हम आपको रजिस्टर्ड करेंगे। तो आप उनसे कहें कि अगर फर्ज करो आपके पास 400 वर्कर काम करता है तो 50 आपके पास स्टूडेंट काम करेगा कम अज कम, तो 50 स्टूडेंट्स को आप इंटर्नशिप देंगे तो आपकी इंडस्ट्री की रिन्यूअल होगी, या इसको हम वो करेंगे। तो इस पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इस तरह करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे ट्रेनिंग्स करवा सकती है। उसके बाद पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जितने डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, मैं एक रिसर्च कर रहा था जब व्हेन आई वाज इन एनडीयू, तो रिसर्च के बाद पता चला कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं। सही। मैं एक वीट प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे थे हम लोग, तो पता चला 10-11 डिपार्टमेंट्स हैं जो मुल्क में काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पास हम गए ना तो वो मतलब बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं लोग, कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ तनख्वाहें एंजॉय कर रहे हैं और अपना जो है ना अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। और वो ऑफिसर्स बने हुए हैं, कोई 16 ग्रेड का, 17 का, 18 का, बट दे आर डूइंग नथिंग। उसकी मिसाल मैं आपको एक और दूँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अब डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, मिसाल के तौर पर CDA है। CDA में आपको वो नाकों चने चबवा देंगे, आपका डिपार्टमेंट आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं करेंगे। मुझे बताएं दुनिया में ऐसे कहाँ होता है? कहाँ? दुनिया में डिपार्टमेंट्स होते हैं टू फैसिलिटेट पीपल्स, यकीनन। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं टू स्टॉप द वर्क। तो मुझे बताएं, छोटे कारोबारी मरकज बना लें, बड़े बना लें, ना बनाएं, तो जब ये बनने नहीं देते तो कैसे बनाएंगे? कैसे? एग्जैक्टली। तो फिर छोटे कारोबार स्टार्ट कैसे करेंगे? गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मतलब इनको मैं इस पे आपको एविडेंसेस दे सकता हूँ। मैं हायर मतलब मैं जो टॉप की अथॉरिटी हो सकती है उनके पास गया, उनको मैंने चीज़ें बताई, उन्होंने कहा फलाना तो ऐसे नहीं करने देगा। मैंने कहा अगर वो नहीं करने देगा तो फिर आप किस लिए बैठे हैं? किस लिए? मीन के जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, जिनके हाथों में पाकिस्तान की तकदीर है, बिल्कुल, अगर वो लोग बेबस हैं तो मुझे बताएं काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? तो इसलिए ये जो लोग हैं, ये जिस तरह डिपार्टमेंट्स का मैं नाम सिर्फ CDA की तो मैंने एक मिसाल दी है, क्योंकि CDA से हमारा पाला पड़ा है और हम 2 साल से हम एक प्रोजेक्ट नहीं अप्रूव करा पा रहे हैं यहाँ पे, सारा कुछ होने के बावजूद। तो इस तरह बहुत सारे और भी इस तरह ही हैं। बिल्कुल। तो इदारे जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो बिजनेसमैन तो यहाँ से भाग जाता है। बिल्कुल ऐसे। आप बाहर जाते हैं, आपको वेलकमिंग भी की जाती है, आपको 4-5 साल को फ्री आपको रन भी दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है पैसे, अच्छा आप हैसल फ्री किस्म का बिजनेस करते हैं, वो हैसल फ्री बिजनेस आप यहाँ शुरू करें तो पता चलेगा सर जो है ना ये भी 4 यूनिट लगा लेंगे कहीं, मैं 4 यूनिट और लगा लूंगा। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए काम नहीं करते कि उनको करने नहीं दिया जाता। उमर साहब, जब आपके मुल्क के जो इदारे हैं वो अपनी आवाम को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको शौर नहीं देंगे, उनके लिए आसानियां नहीं पैदा करेंगे, तो किस तरह से फिर अपनी जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के हम ख्वाब देख सकते हैं? हाँ, फिर तो ये ख्वाब ही रह जाएगा। ऑब्वियसली मैं अभी बहुत अच्छा हुआ इस गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम एक SME पॉलिसी लॉन्च की है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर मुझे बताएं या आप इसका सर्वे कर लें कि हमारे SME सेक्टर से, हमारे बिजनेस सेक्टर से कितने लोग इसके ऊपर वेल अवेयर हैं कि जी उस SME पॉलिसी के अंदर जो भी फैसिलिटीज आई हैं वो किसको मिल सकती हैं और वो कहाँ से मिलेंगी, वो कहाँ पे जाएंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उसके अंदर रोल क्या होगा, दूसरी जो ग्रुप्स हैं, जो दूसरे बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो इसके अंदर कहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली वो एक जो ब्रेक डाउन होता जाएगा, फिर क्या होगा कि हमारी एग्रीकल्चर भी तबाह होगी, हमारी जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी तबाह होगी, हमारे यहाँ बड़ी इंडस्ट्री में भी वो बाहर की इंडस्ट्रीज आएंगी, वो अपने यूनिट्स लगाएंगी, आपको
यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगी, डॉलर लेंगी और बाहर चली जाएंगी, देन फिर हमारा डॉलर 175 को क्रॉस करेगा, फिर हम 10 अरब डॉलर की जो है वो बाहर से जो इंपोर्ट करेंगे वीट की शक्ल में। और दूसरी जो हमारी ईटेबल आइटम्स है, एक एग्रीकल्चर कंट्री होने की हैसियत से जब हम हमेशा से अपने आप को कहते हैं कि जी हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और हम दुनिया से 10 अरब डॉलर की जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और हम हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट शायद 5-6 अरब की वजह के जो क्या कह सकते हैं लोन के लिए हम लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में फिर रहे होते हैं। और एक इतना बड़ा मतलब ये फिर वो जो इकोनॉमी की सिचुएशन आपके सामने आ रही है ना कि बाहर से हमें रेमिटेंसेस तो आ रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ा बहुत सहारा मिल रहा है, लेकिन फिर बहुत सारी इंपोर्ट्स, कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई हमारे पास एक्सपोर्टेबल आइटम नहीं, कोई अगले 5 साल के बाद हम कुछ एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है, कुछ हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अगले 5 साल के बाद एक्सपोर्ट करेंगे। तो इकोनॉमी बिल्कुल इसी तरह एक क्योस की सिचुएशन में लॉन्ग टर्म पॉलिसी ने सब आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद आपकी तरफ आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च पर मेरी तरफ फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगी खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ का मुल्क की मुआशी खुशहाली में क्या किरदार है और उस किरदार को समझने की कितनी ज़रूरत है। अगर हम अपने मुल्क को मुआशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से हर इंसान, कौम का हर फ़र्द जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे, उनको बर वक्त अदा करे, ताकि अपने साथ साथ अपने मुआशरे को और अपने मुल्क को भी खुशहाल बना सके। जो मेरे साहब आपकी जानिब आते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए क्या करना चाहिए प्लीज़? देखिए जी, लॉन्ग टर्म का हमारा मिजाज ही नहीं है, हम शॉर्ट टर्म वाली कौम है, हम T20 के चैंपियन हैं, हम उसके अलावा किसी चीज़ में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के लिए ऑब्वियसली एक जो है वो एक पूरा माइंडसेट चाहिए होता है, एक आपकी रिसर्च होती है, इदारे को, गवर्नमेंट को ये पता होता है, बाकी बिजनेस सेक्टर को पता होता है आने वाले ट्रेंड्स क्या हैं, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उनको टैकल करने के लिए स्टडीज़ की जाती हैं, उनको टैकल करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। आने वाली जो अपकमिंग, जिस तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दौर चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल सिस्टम्स का दौर चल रहा है, तो हमें अपने आप को उस हाई टेक के ऊपर लेके आना चाहिए, ना कि हम अभी तक वो एक जो पुराने ऑर्थोडॉक्स मैटर्स हैं हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो अपने आप को उस तरह से अपग्रेड करना, अपनी आने वाली जनरेशन को उस लिहाज से अपग्रेड करना कि जो अगले 10 साल के बाद जो चीज़ें दुनिया में अपसलीट हो चुकी होती हैं वो हम अपने पास मंगवा रहे होते हैं, हम उसी के ऊपर जो है वो अपने सोच रहे होते हैं कि अब हम इस पे ग्रो कर जाएंगे। बल्कि हमें सोचना चाहिए कि जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम किस तरह, स्पेशली डिजिटल इकोनॉमी और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो दुनिया ने, अब आपने कोविड में देख लिया कि जिन्होंने सर्वाइव किया वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी थी, जिनके पास हाई स्किल्स थी, जिनके पास जो है वो डिजिटल नॉलेज था, उन लोगों ने सर्वाइव किया। अदरवाइज जो है दूसरी इकोनॉमी, दूसरी इंडस्ट्रीज जो है वो रुक गई हैं। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमें एक 5 ईयर 10 ईयर की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 20 ईयर 50 ईयर्स की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए कि हमने अपने जीडीपी को कहाँ से कहाँ लेके जाना है स्टेप बाय स्टेप, उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, टैक्स कलेक्शन का मेथड हमने किस तरह बेहतर से बेहतर करना है, ताकि जो इकोनॉमी का एक सर्कल है वो एक बेहतरी की तरफ जा सके। एग्जैक्टली जी। डॉक्टर सुमेरा साहब, आपकी जानिब आते हैं, थोड़ी ख़वातीन के हवाले से बात कर लीजिए और इस वक्त मुआशी सूरत हाल से निपटने के लिए, मुआशरे की मुआशी जो बहरान है उससे निपटने के लिए ख़वातीन के किरदार को आप कैसे देख रही हैं इस वक्त? जी, ख़वातीन इस वक्त आपको पता है, अभी जब हम एक मॉडल की बात कर रहे थे कि जी एक शख्स कमाता है और बाकी फारिग बैठते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ख़वातीन तो इस वक्त जो है वो शाना बशाना मर्दों के चल रही हैं, और यहाँ के घर के अगर 4 अफराद हैं तो उसमें से कम 3 अफराद तो मेरा ख्याल है कि घर की इनकम जो है उसके अंदर हाथ बटा रहे हैं। अब वो पुराना मॉडल काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गया है, और ख़वातीन ये साबित कर रही हैं अपनी हर फील्ड में आके कि वो किसी तरह अपने पोटेंशियल से कम नहीं, मर्दों से। और आपने देखा है कि हर फील्ड में इस वक्त ख़वातीन है, यहाँ तक कि अभी पहली जो हमारी आपने देखा है अदलिया, ख़वातीन का आप देखते हैं कि रोल है, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, और इंडस्ट्री में भी जो फीमेल्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा कभी रुझान है कि बिजनेस वो स्टार्ट कर रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन की भी अवेयरनेस जो है इसी तरह से
इंडस्ट्री के हवाले से आप उनको दे सकते हैं, जो महारत उनके जो पोटेंशियल है उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। पढ़ी लिखी खवातीन जो हैं उनको भी सिर्फ इस बात से हटाना कि वो सिर्फ ऑफिस जॉब कर सकती हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कि खवातीन में मर्दों से ज्यादा पोटेंशियल है। ये जो छोटी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री खवातीन का अगर आप पोटेंशियल यूटिलाइज करें तो वो ज्यादा अच्छी तरह से चला रही हैं। सही। आपने देखा होगा मेकअप इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो है हमारी फैशन इंडस्ट्री है, इसके अलावा हमारी जो टीक इंडस्ट्री है, इसमें खवातीन बहुत ज़्यादा जो है वो अपना पोटेंशियल दिखा रही हैं और पूरी दुनिया में हमारी जो डिज़ाइंस और कपड़े जा रहे हैं, इस तरह हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो वाली खवातीन जो कुछ नहीं कर सकती, गरीब हैं या मीडियोकर हैं और उनका कोई रोज़गार नहीं है, तो ये इंडस्ट्री जो है उनको अपने साथ चला रही है और ये बड़ा बाइज्जत कमा सकती हैं अपना। इसी तरह से फिर मैं खवातीन में आप उनकी जो ये कढ़ाई और इस तरह से बैठ के वो अपना काम कर सकती हैं, ये सारी चीजें जो है ये इंडस्ट्री पूरी बन सकती है अगर एक पूरा लीडर इनके ऊपर मुकर्रर कर दिया जाए जो इनको ट्रेन करने वाला, इनको ऑर्गेनाइज करने वाला हो, ग्रुप्स में इनको बुलाने वाला हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह से सेक्टर्स में काम करे कि हवा की इंडस्ट्री के लिए जो है वो मुख्तलिफ, जैसे अभी पोलियो के लिए अगर आप टीम्स बना सकते हैं तो आप अपनी इस इंडस्ट्री को मॉनिटर करने के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है एक टीम्स बना सकते हैं, गवर्नमेंट की टीम जो कि फ्री जो है खवातीन को ट्रेनिंग दे के अपने साथ इन पूरा तो एक आपने यूजलेस पार्ट समझ के उनको रखा तो उनको हम शामिल कर सकते हैं। तो मैं है कि खवातीन आजकल जो है वो अपने मुल्क के लिए और अपनी मुख्तलिफ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के जरिए बहुत ज्यादा अच्छा भी कर रही हैं और अपने मुल्क के और अपने घर वालों के लिए बोझ भी नहीं है। एग्जैक्टली कोई शक नहीं है। रफीक साहब आपकी जानिब आते हैं, लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं हमने कारोबार का आगाज़ करना है तो बड़े लेवल से करना है। नहीं, कारोबार छोटा हो या बड़ा हो लेकिन वो कारोबार होता है, आपकी अपनी ज़ात के लिए, आपके मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो माइंडसेट किस तरह से चेंज किया जाए? देखिए जी, पहले तो मैं वो डॉक्टर साहब ने एक बात की ना कि घर में मैंने कहा कुछ लोग वेले बैठे होते हैं तो वो कहते हैं नहीं। वो मैंने एक आपको छोटा सा वो सुनाता हूँ पहले जी। अब खारिया में बिजनेस कर रहे हैं कुछ, तो खारिया के लोग बहुत ज़्यादा बाहर हैं, ठीक है। तो एक लड़का वो उसने कोई लाख 1.5 लाख रुपए की किट शिट पहनी हुई, जूते शूते और वो बैट शैट पकड़ा हुआ, तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो वो मुझे कहता है आगे से कि भाई बाहर होता है। अच्छा। तो फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा तो आप कहते हैं, वो फिर उसने सवारी नज़रों से देखा भी कि आपको तसल्ली नहीं हुई, ये जवाब आपको मिल तो गया है कि हमारा भाई बाहर होता है तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। तो ये एक माइंडसेट है, ये भी एक माइंडसेट है, ऐसे ही ऐसे बिल्कुल। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आपने किसी को तैराकी सिखानी है ना और वो नहीं सीखना चाहता, दरिया में जाके फेंकें उसको, उसे कहें कि तैर के बाहर आओगे जिंदा रहोगे, क्योंकि देखिए ये दुनिया जो है ना ये माफ नहीं करती, आप नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। ये जो मुआशरा है इसके अंदर आपने लड़ना सीखना है। ये मुआशी चैलेंजेस है ना, बिल्कुल आपने इनसे लड़ना नहीं सीखेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? आपको घर बैठे बिठाए अगर रोटी मिल रही हो और सारी फैसिलिटीज मिल रही हो, आप काम क्यों करेंगे? बिल्कुल आप कभी भी काम नहीं करेंगे। तो ये जरूरत इजाद की माँ है, जब तक आप उसकी जरूरत पैदा नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं कि आपने अपने लिए, तो माइंड सेट तो ऐसे चेंज होगा। ऐसे ही है। दूसरे नंबर माइंडसेट चेंज होगा कि जब बच्चा पढ़ रहा है ना, उस पढ़ाई के दौरान, अब तो मैम तो यूनिवर्सिटी में है, फर्ज करो माहिर तालीम है, तो मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटीज में कितने बच्चों को पता है कि हम आगे निकल के क्या करेंगे? बिल्कुल मेरे ख्याल है 99% को नहीं पता होता है हमने क्या करना है। बिल्कुल ये बात। अब जिसका कोई चाचा, मामा, ताया, फादर, कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में बैठा हुआ, पता है पुत्र न थिलवा लांगे, इसके अलावा मुझे बताएं कि उसके पास क्या ऑप्शन है। ऐसे ही है। तो हर बच्चे को मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि जब वो निकलेगा इस यूनिवर्सिटी से तो फलां जगह पे जाकर एडजस्ट होगा। अब वो एडजस्टमेंट्स किधर हैं? वो ना तो यूनिवर्सिटीज उसमें रोल प्ले कर रही हैं, सारे अगर डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज में वो वाले, तो वो अपना काम नहीं कर रहे, ना गवर्नमेंट लेवल पे, मुझे बताएं नजर ही नहीं आता कहीं। फिर नंबर एक जो एफएससी के लोग हैं, जब एफएससी कर लेते हैं, एफएससी के बाद क्या सिर्फ इंजीनियरिंग है या सिर्फ मेडिकल है? उसके अलावा दुनिया में फील्ड खत्म हो गई है, हमने रखे हैं, बस उन्हीं में हमने जाना है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो किसी ने उनको बताया कि यार इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिस तरह सर ने भी बात की, वो है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है, रोबोटिक्स का दौर आ रहा है, किसी ने किसी को गाइड किया कि यार ये भी काम आप कर सकते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटीज में मैं मतलब मैम बेहतर बता सकती हैं कि मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जो कि पर्पस फुल किस्म की रिसर्चेस करवा रहे हैं। कितने डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको जरूरत है रिसर्च की, और वो यूनिवर्सिटीज को अपने रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि हमें इन टॉपिक्स पे रिसर्च करवा के देते हैं, है ही कोई नहीं।
मैं जिन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं 3-4 यूनिवर्सिटी से तो मैं ही पढ़ा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे तो कोई एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा टॉपिक ना अपनी मर्जी का टॉपिक चूज कर लें, हम टॉपिक ढूंढ रहे होते थे, अक्सर स्टूडेंट मेरे पास होते थे अगर कि कौन सा स्टूडेंट टॉपिक इतना रखें। अवेयर हो तो वो यूनिवर्सिटी जाता ही क्यों है। रफीक साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते ब्रेक की जानिब हमने बढ़ना है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ का मुल्क की मईशी खुशहाली में, मुआशी खुशहाली के अंदर उनका क्या किरदार है, किस तरह से उसको समझ के वो अपने मुल्क की मईशत को बेहतर बना सकते हैं। जी रफीक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है उस पर आप बात कर रहे थे। देखिए, एक ना मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में था, तो हमने एक और प्लान स्टार्ट किया। डॉक्टर सरफराज हुसैन अंसारी हैं, हमारे प्रोफेसर थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर, हम जितने हम नाज़म लोग बनाते हैं, नाज़म ये मेंबर्स होते हैं जो यूनियन काउंसिल्स के, मैंने कहा इनको जब ये जीत के आते हैं ना, मैंने कहा इनको अथॉरिटी देनी ही नहीं चाहिए, इनको एक रिफ्रेशर कोर्स कराना चाहिए। पहले इनको बताना चाहिए कि आपको चेयरमैन बनाया है तो ये ड्यूटीज हैं आपकी, बिल्कुल, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जिम्मेदारी जो है ना वो नहीं देते किसी को, तो अथॉरिटी का तो कोई फायदा नहीं है। तो वो अथॉरिटी बल्कि फिर नेगेटिव यूज होना स्टार्ट हो जाता है जब आपको आपका काम पता नहीं होता। तो मैंने कहा जी इनके लिए कोर्सेज करें। अब यूनिवर्सिटीज ऐसा काम क्यों नहीं करती? मुझे बताएं कितनी यूनिवर्सिटीज हैं सिवाय एनडीयू के। एनडीयू में एक सारा डिपार्टमेंट है, कुछ तरह के लोग है चीज़ें कि वो क्या करते हैं कि वो जितने एसीज डीसीज ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं पाकिस्तान के, उन सबको वो बुलाते हैं, उनको कोर्सेज कराते हैं, उनके चीज़ें करते हैं। सही। उसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी है जो R&D पे काम करती है? या जो अगर मिसाल के तौर पे हमारे 5000 चेयरमैन्स हैं, क्या उन 5000 चेयरमैन्स को किसी एक यूनिवर्सिटी ने टैकल किया कि यार इनको हम एक महीने का कोर्स करा दें, 20 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन की वर्कशॉप करा दें, एग्जैक्टली, ताकि उनको कोई एथिक्स सिखा दें, कोई अल्लाह रसूल से डरा दें, कोई इस तरह की चीजें सिखाएं कि ये लोग काम करना शुरू कर दें। ऐसे ही है। तो वो चीजें हमारी यूनिवर्सिटीज का रोल प्ले कर सकती हैं यूनिवर्सिटीज। तो सिर्फ सिवाय डिग्री। अच्छा, फिर मैं एक जगह पढ़ाता था एक यूनिवर्सिटी में, तो मैंने 8 सेमेस्टर में भी लोग फेल किए। अब फेल मतलब एक बच्चा जब लिखता ही कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में हम हर जो बंदा दाखिल हो जाता है ना वो पास होकर निकलता है ऐसे। अच्छा, 100% पास हो जाते हैं लोग। पास होते हैं, हाँ। इसका मतलब 100% जिनको भी दाखिला मिल गया मार्केट में आ जाते हैं। अब वो मार्केट में आप वो प्रोडक्ट, मैंने पहले भी कहा था, वो क्यों भेजते हैं जो प्रोडक्ट मार्केट में वर्क नहीं करती। तो 2-4 लोग फेल होने वाले होते हैं ना, ऐसे, तो उनको फेल करें, ताकि पता तो चले ना कि यूनिवर्सिटीज डिग्रियां नहीं दे रही, सिर्फ कुछ पढ़ा भी रहे, समझा भी रहे। तो यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा रोल है विद गवर्नमेंट। जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मसलन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है ना हमारे पास। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज यूनिवर्सिटीज को अपना दे कि हमें ये कुछ चाहिए फ्यूचर में, सारी यूनिवर्सिटीज को लिखें कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए अगले 10 सालों में। बिल्कुल ऐसे। तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके देना, वो ये प्रोडक्शन यूनिट्स हैं बेसिकली, ये HR प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब एक निकम्मा आदमी आया है, फर्ज करो उसको इन्होंने इंसान बना के भेजना है ना। अगर वो नहीं बना सकते उसको ऐसे ही भेज देंगे विद ए पीस ऑफ पेपर। तो मुझे बताएं उसने क्या काम करना, उसने क्या करना है। एग्जैक्टली। मेरे साहब, आपकी जानिब आते हैं, किन इकदामात को मद्देनजर रखा जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी बहरान है उसका कम से कम खात्मा हो सके? हमारे पास जैसा अभी सारी बात चल रही है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल है और उसको हम उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर रही है। तो हम अभी रो रहे हैं जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो यूनिवर्सिटी तक जाता नहीं है। हमारे 3 बिलियन तो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस हैं पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद जो कुछ लोग हैं वो स्कूल जाते हैं, देन ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये एक इतना बड़ा सेगमेंट है, इसकी ट्रेनिंग्स, इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग्स, इनको सिखाया जाए वो काम, वो हुनर जो ये लोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को ट्री बनाई जा सकती है, छोटे लेवल के ऊपर बिजनेस किया जा सकता है। फिर उसी तरह कॉलेज लेवल के ऊपर, स्कूल लेवल के ऊपर आप हमें बच्चे का माइंडसेट समझना चाहिए। हमें उसको एक धकेल नहीं देना चाहिए कि जी ठीक है अब एक रिजीम आएगी IT की, एक रिजीम आएगी MBS की, एक रिजीम आएगी डॉक्टर्स की। बच्चा डॉक्टर बने तो हमने डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है तो बस वही इंजीनियर बनाए। हमें एक उसके माइंडसेट को समझना चाहिए, उसके माइंडसेट को डेवलप करना चाहिए और बच्चे के माइंड में ये चीज़ डालनी चाहिए कि जी ये चीज़ें आगे चल के हो सकती हैं, इनमें आप अपने आप उसकी स्किल्स को, एक एप्टीट्यूड को डेवलप करना चाहिए। ना कि एक भेड़ चाल का शिकार हमें जो है वो
कर देना चाहिए। ये वो एक बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिसको करने से हमारी इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन अगले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, नेक्स्ट जनरेशन के आने तक कुछ अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो सकेगी। और अभी फौरी तौर पे जो काम हो सकता है, अभी जो लोग मौजूद हैं उन्हें डिजिटल लर्निंग की तरफ जितना ज़्यादा लाया जा सकता है, जितना डिजिटली स्किल्ड किया जा सकता है, वही हमारे लिए जो एक समझे एक टाइम से एग्जैक्टली वही हमारे लिए बेहतर हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपकी जाने बातें आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को कि तालीम के जरिए किस तरह से शऊर जो है बेदार किया जाए अपने आवाम के अंदर? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तालीम को सिर्फ नौकरी और वो जो वाइट कॉलर जॉब है ना उसके साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, और ना ही ये मफहूम तालिब इल्म तक जाना चाहिए कि मैं इस तालीम को हासिल करूँगा इसलिए तो फिर मुझे ये नौकरी मिलेगी। आप बात कर रही हैं कि कारोबारी मराकज़ जो हैं छोटे, वो किस तरह से मईशत को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो हम आज उस पर बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ जो है, अगर आप स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं, मैं समझती हूँ यूनिवर्सिटी तो बाद में आती है। मैंने आपको पिछली दफ़ा एक प्रोग्राम में मिसाल दी थी जापान की और चाइना की, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो बचपन से ही उनकी जो है उनको ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं बनाने सिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री है। तो बात ये है कि हमारी इंडस्ट्री कौन सी है और हमारी जो ट्रेंड है या हमारा जो मुल्क के रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं जिसको हमने यूटिलाइज करना है और अपनी नौजवान को किस चीज़ और किस ट्रेंड के मुताबिक तैयार करना है, किस डायरेक्शन के मुताबिक तैयार करना है। तो ये बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए। और जहाँ तक वो पहुँचते हैं मैट्रिक में, वहाँ पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जहाँ पे देखा जाता है कि ये बच्चा मजीद तालीम हासिल करना चाहता है या ये कोई डिप्लोमास करके अपनी कोई टेक्निकल स्किल्स हासिल करना चाहता है। उसके बाद उस बच्चे के फ्यूचर का फैसला हो जाता है, यूरोप में भी दूसरे कंट्रीज में, कि हाँ भाई इसने आगे मजीद तालीम हासिल करनी है या इसने कोई स्किल हासिल करके अपना जो है रोजगार कमाना है। हमारे यहाँ पे अंधाधुंध पागलों की तरह MA किया जा रहा है, उसके बाद PhD, इवन PhD की जा रही है, उसके बाद भी नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं और सारे 2-2 साल के लिए घरों में फारग बैठे रहेंगे, लेकिन कोई आइडिया जनरेट नहीं करेंगे कि हम अपनी इनकम तरह से जनरेट करें। तो मैं ये समझती हूँ कि ये अवेयरनेस जो है, मुझे ये हम सब आज बैठे हुए हैं, तो मैं पूरी अपनी नौजवान नस्ल को हमेशा छोटे छोटे आइडियाज पे गाइड करती हूँ कि वो अपनी अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते। तो मैं समझती हूँ कि उनके जो आखिरी 4 या 5 घंटे उनके पास फारिग होते हैं, वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हैं और उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को एक प्लान देना चाहिए नौजवानों को कि वो अपना जो आफ्टर स्कूल या आफ्टर यूनिवर्सिटी टाइम है उसको किस तरह से छोटे छोटी जगहों पे यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिस तरह से गवर्नमेंट हमें यूनिवर्सिटी टीचर्स को ना प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं कि आप अपने आपने जो माशरती प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हमें प्रपोजल्स लिख के भेजें। तो मैं ये समझती हूँ कि ये रिसर्च की भी जो सर बात कर रहे थे, रिसर्च का तो मत पूछें, रिसर्च कल्चर ही नहीं है हमारे यहाँ पे और हम कॉपी पेस्टिंग करके जो है वो रिसर्च का काम चलाते हैं। कॉपी पेस्ट के ट्रेंड का खात्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमेर साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जी रफीक साहब, आखिर में चंद सेकंड का मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए। मैसेज यही जी, मैं सुबह किसी से बात कर रहा था तो वो ही वाज डूइंग MPhil। मैंने कहा जी आप काम क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं तो अभी कुछ नहीं करता, पढ़ता हूँ सिर्फ। मैंने कहा किसी भी बच्चे को 20 ईयर एज के बाद ना काम पे लगा देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जिस तरह अभी मैम ने कहा कि वो बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखा रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज। अब ये इंडस्ट्रीज नहीं है, वो कल्चर है, सोसाइटी का कल्चर है। अब कल्चर सोसाइटी के एजुकेशन से आता है। बच्चा अगर इवन प्रेप में या छोटी नर्सरी में दाखिल होता है तो यूनिवर्सिटीज़ का या एजुकेशन सिस्टम का काम शुरू हो जाता है और पेरेंट्स का शुरू होता है वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ देयर स्कूलिंग सिस्टम वो अपना काम करें। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर कोई ना कोई काम करेंगे ना साथ, सिर्फ कोर्सेज करने से, सिर्फ डिग्रियां लेने से काम नहीं चलता। ड्यूरिंग योर एजुकेशन आपको काम करना है, ताकि अब जब आप काम करते हैं ना वहाँ पे आपको आपकी शॉर्ट कमिंग्स पता चलती है। जब पता चलती है उनको फुलफिल करने के लिए आप सिस्टम के अंदर या एजुकेशन के अंदर अपनी चीजें सर्च करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो वही सब कुछ है। अगर आप काम नहीं करेंगे ना तो एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। जी उमर साहब, चंद सेकंड का मैसेज, टाइम शॉर्ट है। आखिर में यही है कि जी अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करें। आप ये देख लें कि आने वाले टाइम में जो चैलेंजेस हैं और जो सिचुएशन जा रही हैं, अपने आप को उसके हवाले से हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी बनती है, बजाय इसके कि हम अब इसमें इंतजार में नहीं कि जी गवर्नमेंट बताएगी, यूनिवर्सिटीज बताएगी। हर इंसान के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि उसको आने वाले अपने हालात का भी पता है, अपने चैलेंजेस का भी पता है। तो अपने आप को
अवेयर करे, अपने आप को जो इक्विप बिल्कुल। करे ताकि चैलेंजेस का जो है सामना कर सके। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़िज़, मेहमानों का वक्त दिया आपने। और यकीनन नाज़रीन, अगर हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को समझ जाएगा कि किस तरह से उसने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने, तो यकीनन अपने साथ साथ अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को भी हम कामयाब बना सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।